Today we are going to learn about chemical reactions and equations. As asked by some of our dear students, we are taking the chapter 1 of class 10th, and that is chemical reactions and equations. So before we learn about the chemical reactions and equations, let us talk about some of the daily activities we observe in our lives. So this one, the first picture is, I think all of you have come through or seen this type of metal, that is iron, and sometimes we see that this iron has got some its color has changed, and the why its color has changed, that is because of rusting. जब आयरन एयर के कांटेक्ट में आता है या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर नॉर्मल से चेंज हो जाता है, और उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. या कोई भी ऐसा मेटल जब वो अपने नॉर्मल स्टेट में ना रह के वो दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है, या फिर वो जब एयर के कांटेक्ट में आता है उसका कलर चेंज हो जाता है, तो उसको हम रस्टिंग बोलते हैं या कोरोजन बोलते हैं. ये सेकंड जो एग्जांपल जो ये हम देख रहे हैं पिक्चर, दैट इज़ द पिक्चर ऑफ कुकिंग. जब भी हम कुकिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम रॉ वेजिटेबल्स हम डालते हैं ऑयल में या उसके साथ मसाले हम स्पाइसेस यूज़ करते हैं, आफ्टर सम टाइम्स वेजिटेबल की जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है. वो पहले हम देखते हैं थोड़ा सा हार्ड होती है, और आफ्टर इट गेट्स कुक वो सॉफ्ट हो जाती है, और उसका कलर भी थोड़ा समवॉट चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ कुकिंग विद ऑयल एंड सम स्पाइसेस. देन वी सी दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. पहले जब हम कर्ड बनाने से पहले वी सी दैट वी ऑलवेज सी एट आर होम्स कि पहले मिल्क होता है, फिर उसमें हम थोड़ा सा कुछ एसिड वगैरह डालते हैं, समटाइम्स उसमें थोड़ा सा कर्ड डाल देते हैं ताकि वो कर्ड जो है वो पूरी तरह से, मिल्क जो है वो पूरी तरह से कर्ड की फॉर्म में चेंज हो जाए, दिस टू दिस फॉर्म. यहाँ पे हम देखते हैं मिल्क लिक्विड था, वो बाद में ऐसे सेमी सॉलिड सा बन जाता है. और वो जनरली अगर हम कर्ड की बात देखें कि वो कैसे ऐसे चेंज हो जाता है, विच इज़ ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन लैक्टिक एसिड जो कि बैक्टीरिया में होता है, और लैक्टिक एसिड एंड द अदर वन इज़ केसिन. जो केसिन जो प्रेजेंट होता है उसकी वजह से, और जो बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया से मिलता है उनकी वजह से ये जो मिल्क है वो कर्ड में चेंज हो जाता है. नाउ दिस इज़ द फोर्थ एग्जाम्पल इज़ द बर्निंग ऑफ कोल. अगर हम नॉर्मली देखते हैं, कभी हम सभी ने देखा होगा, दिस इज़ वेरी कॉमन एग्जांपल अगेन, बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है कि जब हम किस कोयले को जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो उसमें से धुआं निकलता है, ठीक है. और वो नॉर्मल जैसे पहले इनिशियली जब हमने उसको जलाया नहीं था तब से, और आफ्टर वी बर्न दैट कोल, उन दोनों की स्टेट में काफ़ी चेंज होता है. एंड अगर ऐसी कोयला रखा होगा तो हम देखते हैं उसमें कोई गैस फॉर्म नहीं होगी, कोई गैस इवोल्यूट नहीं होगी, लेकिन आफ्टर बर्निंग द इवोल्यूशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस. नाउ द नेक्स्ट वन इज photosynthesis. Photosynthesis is again a very common process. चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप साइंस से हैं, चाहे आर्ट से हैं, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हैं, प्लांट्स को हम सभी ने देखा है कि हाउ दे ग्रो. एंड जब वो उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है, जब उनको पानी दिया जाता है, एंड व्हेन दे गेट कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों चीज़ें मिलकर प्लांट को हेल्प करती हैं कि वो अपना खाना बनाए. एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस. एंड प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं. तो प्लांट पहले कैसे होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, बट डे बाय डे व्हेन दे गेट देयर न्यूट्रिशंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट और वाटर, एंड they make their food and they get bigger. Similarly कुछ और हम अगर changes कुछ और अगर हम एग्जांपल देखें तो अगर हम टोमेटो का, आई वांट टू
टेल यू द एग्जांपल ऑफ टोमेटो. जब टोमेटो अनराइप होता है, कच्चा होता है या रॉ होता है, तो वो ग्रीन कलर का होता है. बट आफ्टर सम टाइम जब वो पक जाता है, व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली राइप, इट चेंजेस टू कलर दैट इज़ नोन एज रेड कलर. Green color of tomato changes to red color, and this is also because of some enzymes, some of the proteins which are helping this green color of tomato to change into red color of tomato. Then another very common activity we see is respiration. रेस्पिरेशन हम सब में, इवन प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में, सब में होता है, एंड विच इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रेस्पायर. हमें लाइव रहने के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए जो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनमें से एक रेस्पिरेशन भी है, जिसमें हम O2 अपने अंदर लेते हैं और उससे हमारे शरीर में एनर्जी रिलीज़ होती है. सो दीज ऑल रिएक्शंस व्हेन वी सी देम केयरफुली, जब हम उनको ध्यान से पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं, देन वी ऑब्जर्व दैट देयर आर सम चेंजेस टेकिंग प्लेस. कुछ चेंजेस होते हैं. अगर हम रस्टिंग के बारे में देखें तो यहाँ पे आयरन जो है वो पहले डार्क ग्रेइश कलर का होता है, या फिर हम कह सकते हैं वी कैन से दैट इट इज़ ऐश कलर. बट आफ्टर it comes in contact with air moisture, it changes into this orangish or orange or reddish color. Then cooking also, as I have told you कि वो पहले जब raw होते हैं थोड़े hard होते हैं, उनका color थोड़ा change होता है, later on they get changed. In all of them किसी की forms change हो रही है, कहीं colors change हो रहे हैं, somewhere the energy is released or gas is released. So ये सारी जो reactions जो हो रही हैं वो चेंजेस को लेके आ रही हैं किसी भी एक्टिविटी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में. तो हाउ कैन वी से दैट रिएक्शन इज़ टेकिंग प्लेस, क्योंकि जो पहले जो भी प्रोडक्ट था वो जिस स्टेट में है वो वैसा नहीं रहता, या तो उसके स्टेट में चेंज आ जाता है. जैसे कि स्टेट चेंज मीन्स अगर वो पहले लिक्विड था, जैसे कि हमने मिल्क और कर्ड के केस में देखा, तो वो सॉलिड में चेंज हो गया. और सम अदर एग्जांपल्स ऑल्सो वी कैन से कि वो दे आर चेंजिंग देयर स्टेट्स. या जैसे हमने कोल के केस में बोला कि वो पहले हार्ड था, लेकिन जब उसको बर्न करते तो उसमें से गैस रिलीज होती है. सिमिलरली एज आई टोल्ड यू इन केस ऑफ टोमेटो, कलर चेंज. फिर देयर इज चेंज in the color, there is change in the state, and there is change in the temperature also. जब हम किसी दो चीज़ों को आपस में रिएक्ट कराते हैं या दो चीज़ें आपस में रिएक्शन करती हैं, then they sometimes they change their temperature also, and then we have seen that sometimes gas is also evolution of gas also taking place while these things are changing from one condition to another. तो ये सारी जो चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं वो हमें बताती हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जिसकी वजह से या तो स्टेट चेंज हो रही है उनकी, या कलर चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर इज़ चेंजिंग, और गैस इज़ एवोल्यूटिंग आउट. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, जो हमें पता चलता है कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जो हमारी एनसीईआरटी के बुक्स में, जैसे कि एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. तो जब हम इसको क्लास में अपने करते हैं, जब प्रैक्टिकली इसको देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हम एक सिंपल एक बर्नर के पास हम रिबन को एक उसमें पकड़ के लेके जब आते हैं फायर के पास उसको बर्न करने के लिए, तो पहले वो रिबन शेप में था, बट आफ्टर इट कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन तो वो चेंज हो जाता है एक पाउडरी फॉर्म में. मैग्नीशियम का रिबन लेके आए थे हम, एंड व्हेन इट इज़ कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद एयर, ऑक्सीजन, या उसको जब बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन उसको मिलती है, तो इट इज़ चेंजिंग इनटू एक
कॉम्प्लेक्स बनाता है दोनों का मिलके, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि पाउडर के रूप में होता है। जी हमने जब इसको एक्सपेरिमेंट को करा था, व्हेन वी वर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट इन द क्लास, वी सॉ कि वो मैग्नीशियम का रिबन जो है वो वाइट कलर के पाउडर में चेंज हो जाता है। सो हियर वी सी दैट यहाँ पे ऑक्सीजन एक गैस के फॉर्म में है जो बर्न करने पर इसको मिल रही है मैग्नीशियम को, और ये रिबन की फॉर्म में, बट हियर वी सी दैट कंप्लीटली दे आर चेंजिंग इनटू द फॉर्म ऑफ अ पाउडर। मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है एंड इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन्स to form a powder like structure. Then other example is the example of zinc granules and dilute H2SO4. जब कभी भी हम जब हम क्लासेस में करते हैं एग्जाम्पल को, then we have seen that we took a conical flask, उसमें हम लोग कुछ zinc granules डालते हैं एंड उसके साथ we add dilute H2SO4। ये जो हमने जो भी फार्मूलाज है, जैसे मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, वी हैव ऑल डन दिस इन आवर 9th क्लास, तो वी ऑल नो दीज टर्म्स। तो जिंक ग्रेन्यूल्स एंड dilute sulfuric acid जब लिया, then we saw that there were some changes taking place, and what were those changes? zinc granules जो हैं ये पहले ये they are present in the form of metal, और ये तो हमें पता है कि that is aqueous, पानी मतलब डाइल्यूट है, तो H2SO4 के को डाइल्यूट किया गया तो एक्वस है वो। तो जब ये when they are reacting with each other, तो zinc plus H2SO4, they are making a complex together, that is zinc SO4, zinc sulfate and H2। इसमें क्या हो रहा है, जिंक सल्फेट के साथ जब मिल जाता है तो अब ये मेटल नहीं रहता, ये दे आर मेकिंग अ सॉल्यूशन, बोथ ऑफ देम मेकिंग अ सॉल्यूशन टुगेदर, और H2 गैस इसमें रिलीज होती है। थोड़ा सा टेम्परेचर भी, अगर हम इसको जब व्हेन दे आफ्टर दे रिएक्ट, थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। सो लाइक दिस हियर वी सी दैट द जिंक जो कि विच वॉज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ मेटल, मीन सॉलिड था वो भी एक्वस में हो गया है, और यहाँ पर H2O जो है दैट इज रिलीजिंग एज अ गैस। देन the next example we can see of एग्जाम्पल ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड। जब लेड नाइट्रेट जो है वो पोटाशियम आयोडाइड के साथ मिलता है तो वो इच रिएक्शन टेक प्लेस, PbNO3 प्लस पोटाशियम आयोडाइड, ये दोनों मिलके देते हैं एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दैट इज 2KNO3 प्लस लेड आयोडाइड। ये जो वी ऑल नो कि लेड के लिए वी यूज़ Pb जो उसका सिंबल है, नाइट्रेट का NO3 होता है, देन हियर पोटाशियम आयोडाइड। अभी जो ये नंबर्स लिखे हैं इस पर हम ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज आफ्टर दिस विल सी कि इन द इक्वेशंस को या रिएक्शंस को हम बैलेंस कैसे करते हैं। अभी जस्ट विल सी कि जब ये दोनों कंबाइन मीन्स दे केम टुगेदर तो क्या प्रोडक्ट बना। जो यहाँ पर जो बनता है वो पोटाशियम जो है वो लेड के नाइट्रेट के साथ कंबाइन होके पोटाशियम नाइट्राइट बनता है जो कि सॉल्यूबल होता है, और जो लीड है जो Pb है वो आयोडीन के साथ जुड़ जाता है एंड इट मेक्स लेड आयोडाइड। अब ये जो लेड अभी हम देख रहे थे कि आयोडीन यहाँ पर हियर इन द ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वो पोटाशियम के साथ आयोडीन था एंड दैट वाज इन द एक्वस सॉल्यूशन। अभी जब ये लेड के साथ जुड़ जाता है तो वो इनसॉल्यूबल हो जाता है और वो दोनों मिलकर लेड और आयोडीन दोनों मिलकर दे फॉर्म precipitations of yellow color। precipitation हो जाता है। अभी तो बिफोर ऑन व्हेन वी सी ऑन द LHS
लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखते हैं तो कोई प्रेसिपिटेशन नहीं था. दिस वॉज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, दिस वॉज ऑल्सो एक्वस, ये भी पानी के साथ मिला हुआ था ये वाला कंपाउंड, और ये भी. एंड when they were coming together to form a product, तो लीड आयोडीन के साथ जुड़कर येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है जो कि इनसॉल्यूबल होते हैं, दे आर नॉट सॉल्यूबल. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसकी फॉर्म ही कंप्लीटली चेंज हो रही है. एक्वस से यहाँ पे इनसॉल्यूबल बन गए एंड दे आर फॉर्मिंग प्रेसिपिटेशन. ऊपर भी हमने देखा कि जिंक विच वॉज प्रेजेंट बिफोर द रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ मेटल, बट लेटर ऑन वो एक्वस बन जाता है. तो इस तरह के जो रिएक्शंस हैं अभी जो हमने भी देखे या ऊपर जो हमने कॉमन एग्जांपल्स देखे थे, सब में या तो गैस इवोल्यूशन हो रहा है और दे आर चेंजिंग देयर स्टेट और दे आर चेंजिंग देयर कलर एंड समटाइम्स टेम्परेचर इज ऑल्सो चेंज. नाउ वी विल सी कि ये जो अभी तक हमने केमिकल जो भी रिएक्शंस देखी हैं, ये इनको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस, क्योंकि चाहे वो कुकिंग हो, वेदर इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ कर्ड और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, सभी में कुछ ना कुछ रिएक्शंस होती है, कुछ दो एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की, एंड विद द हेल्प ऑफ सम कैटलिस्ट, यानी कि कुछ एंजाइम या कुछ एंजाइम्स की वो हेल्प लेते हैं या प्रोटीन्स की हेल्प लेते हैं ताकि वो रिएक्शन पूरी हो सके. एंड दीज ऑल रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ्स. चाहे वो कर्ड का फॉर्मेशन है, जो कर्ड हम सभी यूज़ करते हैं, चाहे वो फोटोसिंथेसिस है, दैट इज़ मोस्ट यूजफुल फिनोमिनन इन केस ऑफ प्लांट्स, एंड रेस्पिरेशन इन केस ऑफ प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, सब में ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. सो वी शुड नॉट पैनिक कि केमिस्ट्री है तो अभी कुछ हैवी सा अभी हमको पढ़ने को होगा, ऐसा कुछ नहीं है. ऑल ऑफ दीज इक्वेशंस आर वेरी वेरी जनरल रिएक्शंस, दे आर टेकिंग प्लेस इन आर डेली लाइफ. तो हमें वही सोच के इसको करना है, देन ओनली वील फाइंड देम ईजी. तो अभी ये जो भी हमने रिएक्शंस पढ़ी थी, अगर हम इनको बोलते हैं एज आई एम टॉकिंग टू यू हियर, तो ये बहुत लेंदी लगती हैं. ऐसे लगता है कि इनको कैसे लर्न करेंगे या कैसे लिखेंगे, इतना टाइम लगेगा. सो टू मेक देम ईजी, तो ये इनको हम इक्वेशंस की फॉर्म में लिखते हैं. सो व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस? दे आर जस्ट द symbolic presentations of a chemical reaction. अगर एक definitions पूछी जाए आपसे कि what are chemical equations, so they are the symbolic representation of a chemical reaction. जो भी अभी हमने ऊपर केमिकल रिएक्शन पढ़ी, उनको हम सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं ताकि इट इज़ टू मेक इट ईजी टू राइट और टू मेक इट ईजी टू लर्न. अगर हम सपोज जैसे ऊपर अभी हमने करा मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का करा एग्जाम्पल वी सॉ, और वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ इवन zinc granules, plus we said that with zinc granules sulfuric dilute, sulfuric acid was combining and they were making zinc sulfate. Means this is so lengthy to write like that, it is killing our time. मतलब ये हमारा टाइम भी वेस्ट करता है. तो ऐसे लिखना हमें बहुत ही लेंदी लगता है, एंड उस टाइम को सेव करने के लिए उसको सिंबल की फॉर्म में हम लिखते हैं, जिसको हम केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं. और जब भी द रिएक्शंस आर प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ एरो, तो एरो के लेफ्ट साइड में जो प्रोडक्ट्स जो भी चीज़ें हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स हम बोल सकते हैं इन सिंपल लैंग्वेज, जो एरो के लेफ्ट साइड में होते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स. मीन्स वो आपस में रिएक्ट करते हैं. और राइट साइड में जो भी बनता है दैट इज़ प्रोडक्ट. दिस वी हैव टू रिमेंबर. एरो के लेफ्ट साइड को, जिसको हम LHS भी बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, देयर reactants are coming together to form a right hand side product, that is प्रोडक्ट. राइट हैंड साइड जो भी हमको मिल रहा है फाइनली, दैट इज़ ऑन राइट हैंड साइड. एंड जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं उनको हम शो करने के लिए हाउ दे आर रिएक्टिंग कमिंग टुगेदर, वी पुट अ प्लस साइन इन बिटवीन देम कि दीज टू आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट. नाउ एक
अगर हम किसी भी रिएक्शंस को अगर हम एज इट इज़ लिखते हैं, लाइक suppose I say the example of, आई टोल्ड यू कि मैग्नीशियम का हमने रिबन लिया और उसके साथ ऑक्सीजन को, मतलब वी बर्न दैट, तो दैट मीन्स वहाँ ऑक्सीजन थी, और हमने बोला कि वो मिल के बनाते हैं एक कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड. नाउ इफ़ वी हैव रिटन इट लाइक दैट, तो इसको हम बोलते हैं स्केलेटल और अनबैलेंस्ड इक्वेशन. स्केलेटल मीन्स ये आपको एक रफ आइडिया देती है कि लाइक मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन केम टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. बट एंड अनबैलेंस्ड क्यों बोलते हैं, दैट वील सी हियर ऑन द LHS वील सी मैग्नीशियम का एक मॉलिक्यूल है एंड ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं. बट व्हेन वी आर राइटिंग दिस ऑन RHS या प्रोडक्ट जब उससे बन रहा है राइट हैंड साइड में, तो हमने देखा कि मैग्नीशियम इज ओके, एक यहाँ पे था एक यहाँ पर है, बट यहाँ ऑक्सीजन जो है, ऐसे कैसे हो सकता है कि ऑक्सीजन यहाँ 2 था यहाँ 1 है. ऑक्सीजन इज़ नॉट, यहाँ पे कहीं हमने ये भी नहीं दिखाया कि इट इज़ कमिंग आउट, ऐसा भी कुछ नहीं है. तो ऐसी रिएक्शन, ऐसी इक्वेशंस जो कि दोनों LHS और RHS पे दे आर नॉट इक्वल, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर नॉट इक्वल इन नंबर, दैट इज़ वाई दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज स्केलेटल इक्वेशन और अनबैलेंस. और ये जो अनबैलेंस इक्वेशंस हैं दे आर नॉट करेक्ट, वी नीड टू बैलेंस देम. क्योंकि एक साइंटिस्ट थे एंड हिज नेम वॉज एंटोइन लवॉइसर. इन्होंने एक, ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा था, एक लॉ दिया था जिसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. वी हैव ऑलरेडी डन इन 9th क्लास, स्टिल आई विल टेल यू हियर. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ उन्होंने बोला कि जो मास है दैट कैन नेवर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. जो यहाँ पे अगर हम इसी का एग्जांपल देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जो यहाँ पर मास था वो 1 था, यहाँ इसका 2 था, और यहाँ पर देखा 1 + 1 ही रह गया, 2 रह गया, तो इट इज़ रॉन्ग. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन द मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो अभी इसको हमें सही करने के लिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होगा. सो ताकि टोटल मास जो है किसी भी एलिमेंट का वो उस रिएक्शन में प्रेजेंट रहे. तो उसके लिए हम कुछ 1-2 रिएक्शंस और देखते हैं. जैसे कि एग्जांपल हमने, ये एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी हैं. कई बार समटाइम्स दे कम इन आर एग्ज़ाम्स, वो किसी भी फॉर्म में हमें देते हैं, या तो दे विल गिव अस टू बैलेंस, या फिर हमें टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो भी केमिकल इक्वेशंस जो भी पढ़ेंगे उसमें आ जाता है. जैसे कि मीथेन है एंड ऑक्सीजन है, ठीक है. अब हम वी आर स्टार्टिंग विद बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस. तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज CO2 प्लस H2O, पानी. ओके, तो अभी हमने वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन. तो उस बैलेंसिंग के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं दैट वील स्टार्ट विद. सबसे पहले जो ये एलिमेंट्स हैं इनको हम एक बॉक्स में रख देते हैं. इस बॉक्स के अंदर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, बॉक्स के अंदर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, ये हमें याद रखना है. दैट मीन्स वी कैन डू द चेंजेस आउटसाइड. तो पहला जो रूल है और जो लॉ है टू बैलेंस द इक्वेशन, दैट वी हैव टू पुट दीज एलिमेंट्स इनटू अ बॉक्स एंड वी हैव टू रिमेंबर दैट वी कैन नॉट मेक एनी चेंज इनसाइड दिस बॉक्स. मतलब बाहर हम कर सकते हैं. सेकेंडली व्हाट वी कैन डू इज,
सबसे आसान तरीका है इक्वेशन को बैलेंस करने का। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लिख लेंगे। सी एच है, ओ है, इधर भी सी है, एच है, ओ है। तो सबसे पहले वील राइट देम सी एच ओ, सी एच ओ, दोनों साइड यही है। ओके, नाउ वी विल काउंट देम वन बाय वन। यहाँ पर LHS में जो कार्बन का नंबर है that is 1, hydrogen is 4 in number, oxygen is 2 in number, here carbon is 1 in number and hydrogen is 2 in number, oxygen are 3, 2 plus 1 3. Now we see that carbon is already balanced. इसको अभी हमें कुछ यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना कार्बन के केस में। जो करना है दैट इज़ द केस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी हमें बस यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कैसे इनको बैलेंस करें कि ये जो हाइड्रोजन थे या तो ये 4 हो जाएं और ये जो ऑक्सीजन यहाँ 3 थे वो यहाँ पे भी 3 हो जाएं। तो जो मैक्सिमम वाला है उसको देखकर हम करेंगे। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर कम है तो इधर हमें वी हैव ये हम लगा सकते हैं, इधर नहीं लगा सकते, इधर हम लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 थे तो वील पुट हियर द कोफिशिएंट ऑफ फॉर हाइड्रोजन, कोफिशिएंट ऑफ 2 विद H2 हमने लगा दिया। अभी अगर हम काउंट करेंगे तो ऑन द राइट हैंड साइड जहाँ पहले 2 हाइड्रोजन थे अभी वहाँ पे 2 × 2 4 हो गए हैं, यहाँ ऑलरेडी 4 थे। हाइड्रोजन इज डन। नाउ वील सी द केस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे हमने कहा था इन द केस ऑफ राइट हैंड साइड, ऑन राइट हैंड साइड वी वर सेइंग देयर वर 3 ऑक्सीजन्स, लेकिन अभी हमने कोफिशिएंट जो लगाया वो पूरे के सामने लगाया। दैट मीन्स अभी यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो गए हैं और यहाँ पर 2 ही हैं। तो नाउ वी हैव टू मेक दिस वन 4। तो उसको 4 करने के लिए हम यहाँ पर ऑक्सीजन के सामने भी कोफिशिएंट लगा देंगे। सो नाउ इट विल बिकम 4 ऑक्सीजन ऑन द राइट लेफ्ट साइड एंड 2 + 2 4 ऑक्सीजन ऑन द राइट साइड। तो लाइक दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो these are the steps which we need to follow. सबसे पहले बॉक्स में पुट करके we have to count the write the उनके एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे, सिम्बल्स लिखेंगे, देन वील राइट द numbers how many are present on both sides and then we can balance them. And one more thing is there that we have to while we do this, while we write this, we have to write their physical states also. How can we write the physical states? Like we'll go up and see some examples. Like we were saying here that lead nitrate was present in aqueous solution, मतलब वो पानी में घुला हुआ था और एक सॉल्यूशन बना रहा था दोनों आपस में मिलके, तो उसको हम एक्वस बोलते हैं। एंड उसके लिए हमने लिख दिया AQ। कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं तो वहाँ पे हम G लिख देंगे। सम ऑफ लाइक वी वर सेइंग इन द केस ऑफ जिंक के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट थे और वो कैसे होते हैं, दे वर सॉलिड, जिंक मेटल है तो वहाँ पे हम S लिख देते हैं। तो इसी तरह से वी आर कॉलिंग देम सिम्बल्स। अगर कोई गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है तो वील पुट G, अगर कोई एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है तो वील पुट AQ। लाइक यहाँ पे हम लेते हैं एग्जांपल जो सबसे कॉमन है, दैट वी ऑल नो, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। उसमें क्या होता है, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल दे combine with the abhi I am not writing symbols, later on we'll write. Then they will make a carbohydrate named glucose and oxygen will be released. Then
water will also get released. Okay, now this carbon dioxide is, जब वो प्लांट के केस में है तो वो एक्वस फॉर्म में होती है, दैट इज एक्वस. यहाँ पे अभी हम देखेंगे जब हम फिजिकल स्टेट्स लिख रहे हैं तो वी हैव टू यूज़ आवर कॉमन सेंस. अगर वाटर है तो दैट विल ऑब्वियसली बी लिक्विड, तो वील पुट एल हियर फॉर लिक्विड. नाउ अब ये जो ग्लूकोज जो बन रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट आई टोल्ड यू इन केस ऑफ प्लांट्स, जो ग्लूकोज बन रहा है, अब वो जो हम ग्लूकोज खाते हैं बाहर, दैट इज़ इन द पाउडर फॉर्म. लेकिन अगर प्लांट में है तो दैट कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द पाउडर फॉर्म, तो वो एक्वस होता है वो भी. इट इज़ मिक्सड विद वाटर, तो इसके लिए भी हम एक्वस लगा देंगे. देन ऑक्सीजन जो है प्लांट के अंदर जो, वो भी एक्वस होगी. एंड H2O तो ऑलवेज दैट इज़ लिक्विड. अब क्योंकि हमने यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर्स लिए हैं तो ये इसलिए हमने 6 H2O यहाँ पे रिलीज़ हुआ है ये. अगर हम 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O लेते वाटर तो यहाँ पे फिर वाटर रिलीज़ नहीं होता. ठीक है. सो अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ और चीज़ें भी यूज़ होती हैं वाइल द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, दैट इज़ सनलाइट बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए. एंड देन क्लोरोफिल, प्लांट के अंदर एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल. तो इस तरह के कैटलिस्ट या इस तरह की चीज़ें जो रिएक्शन में यूज़ होती हैं वो हम एरो के ऊपर लिखते हैं. जो भी हम एरो अगर राइट साइड में जा रहा है तो वी आर सेइंग कि जो प्रोडक्ट है वो राइट साइड की तरफ बन रहा है. और अगर समटाइम्स ये एरो किसी रिएक्शन में लेफ़्ट साइड की तरफ जाता है तो हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट जो है लेफ़्ट साइड की तरफ बन रहा है, या जो ये रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है. ऐसी हम और भी कुछ केसेस देख सकते हैं इन केस ऑफ लाइक इफ़ यू सी द केस ऑफ आयरन एंड H2O, मतलब उसमें जब रिएक्शंस होती हैं आयरन के H2O के साथ तो क्या किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. लाइक आयरन का सिंबल है Fe और वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है आयरन, तो वी ऑल नो, तो वील राइट S फॉर दैट. फिर अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर इज़ ऑलवेज लिक्विड फॉर्म, एंड फिर वो बनाएगा Fe3O4 प्लस 4H2. अगर हम ये मैं आपको बैलेंस करके लिख रही हूँ. नाउ अभी मैंने बोला कि जो वाटर है वो ऑलवेज दैट इज़ लिक्विड, दैट वी ऑल नो. लेकिन रिएक्शन टू रिएक्शन डिपेंड करता है कि जो वाटर है या फिर कोई भी कंपोनेंट है वो कैसी स्टेट में होगा. तो यहाँ इन केस ऑफ आयरन जब भी मॉइस्चर के साथ ये करता है, रिएक्ट करता है, तो वो हमेशा गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है. तो वी विल राइट हियर, ये मैंने आपको यहाँ पे इसलिए लिखा सो दैट यू विड नो कि जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे हमेशा जो H2 निकलेगा वो गैस की फॉर्म में ही बाहर निकलेगा. सो यहाँ पे ये इसलिए लिखा है गैस का मतलब क्या हो गया, वाटर जो था वो स्टीम इवेपोरेट हो रहा होगा और वो उसके साथ रिएक्ट करेगा, मतलब स्टीम की फॉर्म में है वाटर. तो जब भी वाटर को हम इवेपोरेट करता हुआ देखते हैं, जब हम बॉयल करते हैं इवेपोरेशन होती है, तो दैट इज़ नॉट द लिक्विड, वो उसका हम धुआं सा उसमें से निकलते हुए देखते हैं, दैट इज़ द गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर. तो दैट इज़ आई हैव रिटन हियर G. So that is all about the chemical equation. In the next class we will do the types of chemical reactions. ये जो भी हमने अभी तक reactions पढ़ी हैं, ये इसमें कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस हो रहा है, कोई प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ लग रहा है, कोई यहाँ से यहाँ लग रहा है, तो उसी के बेसिस पे types of chemical reactions are there. So we'll see about them in the next class.